चलो तो बच्चे, सबसे पहली बात आपको पढ़ाई से अलग एक दो बातें करनी है। वो ये है कि अगर किसी बच्चे ने अपना नया वाला ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसे ज्वाइन करेंगे बच्चों। आप अपना नया ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। नया ग्रुप ज्वाइन करोगे, 12th से क्लासेस स्टार्ट करेंगे। आज से क्लासेस स्टार्ट होनी थी नए ग्रुप में, लेकिन वहां पे क्योंकि बच्चों ने सबने ज्वाइन ही नहीं किया है, इसलिए उसको मंडे पे डिले किया गया है। मंडे तक हमें किसी भी हालत में सारे बच्चों को ग्रुप्स ज्वाइन कराने हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को मेल वगैरह नहीं आया है ग्रुप के लिए, तो आप जो है यहाँ पे ये ईमेल लिख रखी है, freecoaching delhi@avantifellows.org। इनको आप अपना स्टूडेंट आईडी, मोबाइल नंबर और नेम, ये चीजें आप ईमेल कर दीजिए, आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा। अगर मेल आप नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे सिंपल मैसेज कर दीजिए, ठीक है। व्हाट्सएप पे आप एक सिंपल मैसेज कर देंगे कि सर मुझे ये चीजें मतलब मेल में लिखनी नहीं आ रही है, तो आप मेरा मेल मंगा दें। मैं आपका मेल मंगा दूंगा ग्रुप ज्वाइन करने को बच्चों। 8470 से आप मेरे को बता देंगे अगर आपके पास मेल ना आए तो, ठीक है जी। मेरे को बताइए या ईमेल कर दीजिए। ये बात हो गई कि आप लोगों को अपना ग्रुप ज्वाइन करना है। इसमें क्या लिख रखा है, ओनली 50% बच्चों ने ज्वाइन किए हैं ग्रुप, ठीक है। अपना ईमेल चेक कीजिए बच्चों। हाँ, ईमेल में एक स्पैम का ऑप्शन होता है, कई बार ना वहां पे चला जाता है मेल, तो स्पैम भी चेक कर लीजिएगा। और नहीं आया ईमेल तो आप बताइए हमको, सैटरडे से पहले पहले हमें ग्रुप ज्वाइन कराना, ठीक है। ये एक बात हो गई। उसके बाद संडे को पेपर है। संडे को पेपर है किस चीज का, केमिस्ट्री का स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर आएगा, ठीक है। उसके अंदर 30 क्वेश्चन आएंगे, 45 मिनट मिलेंगे, इजी क्वेश्चन होंगे, इसीलिए एक क्वेश्चन के लिए लगभग 1.5 मिनट, ठीक है। तो ये हो गया, 45 मिनट मिलेंगे, 1.5 मिनट हो गया हर क्वेश्चन के लिए। स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर आएगा, पढ़ा कब था, 20 दिन पहले पढ़ा था। और उसके अंदर अगर कोई डाउट्स वगैरह हो तो मुझसे पूछ लेना, कोई भी चीज की जरूरत हो। लेक्चर वगैरह अवेलेबल है, और नोट्स भी आप लोगों ने अपने भी बना रखे होंगे, और ग्रुप के ऊपर भी नोट्स अवेलेबल है। जाके देखोगे हिस्ट्री में तो मिलेगा। ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, वहां पे सारे के सारे नोट्स इकट्ठे करके भी रखे हुए हैं, ठीक है। और अगर नहीं मिलते हैं तो मुझे बता देंगे, मैं दे दूंगा आपको नोट्स, ठीक है। कोई भी दिक्कत आती है टेस्ट की तैयारी में तो मेरे को बताएंगे, अच्छे से जम के रिवीजन करेंगे और टेस्ट जरूर देंगे। टेस्ट देना बहुत जरूरी है। टेस्ट से जो है आपको अच्छे क्वेश्चंस देखने मिलते हैं। टेस्ट के अगर आपके क्वेश्चन नंबर आए कितने आए इस चीज से कोई फर्क नहीं, क्योंकि अभी जितने भी हम टेस्ट ले रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस कहीं पे एज सच कोई जजमेंट नहीं होने वाला है। टेस्ट की जो आपकी परफॉर्मेंस होंगी एटलीस्ट 2-3 महीने बाद, जब अच्छे 3-4 चैप्टर लेके हम लोग सबका टेस्ट लेंगे, तब हम कोई जजमेंट करेंगे। तब तक आपके कितने नंबर आ रहे हैं वो इतना बड़ा इशू नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसके अंदर यही है कि आपको नई नई क्वेश्चंस देखने मिलेंगे, आपको प्रैक्टिस होएगी। प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से टेस्ट ज्यादा जरूरी है। और जैसे जैसे भाई परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो लास्ट के टेस्ट के अंदर प्राइजेस भी रखे जाएंगे। लास्ट के टेस्ट में ये सब चीजें होंगी। कोई भी बालक चीटिंग करके पेपर नहीं करेगा कि प्राइज मिलेगा, वो हमें पता चल जाता है, ठीक है। उसके लिए एक और टेस्ट रखा जाएगा, फिर मैनुअल जो प्राइज के लिए सॉर्टेड होंगे। तो अपना टेस्ट ईमानदारी से दें और जरूर दें, ठीक है। मेरे को पुष्पा कौन सा बैच अलॉट हुआ है ये नहीं पता है, मतलब मेरे को 6 आवर के बैचेस मिलेंगे, एग्जैक्टली क्या है मेरे को बताए थे, मैं फिर भूल गया। 5-6 बैच थे, नंबर थे उनके, मैं भूल गया, लेकिन मैं 6 आवर बैचेस में हूँ, ठीक है। तो अगर जिनकी नहीं 12 आवर बैचेस ऑप्ट कर रखे हैं उनकी क्लासेस में तो मैं नहीं होऊंगा। एक 12 आवर बैच है मेरे पास कैटलिस्ट का, शायद पीसीबी का है, मेरे को याद नहीं ढंग से। वो इतना बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। आप जहाँ भी जिस भी बैच में जाएंगे आपके सारे टीचर्स आपको एटलीस्ट मुझसे तो बढ़िया ही मिलेंगे, ठीक है। मेरी टीम में सब लोग मेरे से बेटर ही हैं, ठीक है। सब टीचर बढ़िया वेल ट्रेंड है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस मिलेंगे आपको मुझसे, सब ज्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। मैं सबसे फ्रेश टीचर हूँ, मतलब बहुत एज भी मेरी सबसे कम है, सबसे रिसेंट टीचर हूँ। तो आपको मेरे से तो बढ़िया ही टीचर मिलने वाले हैं, इस बात की कोई टेंशन मत लीजिए कि आप नई जगह जाएंगे वहाँ पे टीचर्स कैसे मिलेंगे या कौन मिलेंगे। और आपको आदत पड़ जाएगी, जैसे किसी भी टीचर से आप लगभग मेरे से 2 हफ्ते या 4 हफ्ते के अराउंड पढ़ लिए होंगे ये बैच वाले बच्चे, तो एक बार जो है टीचर जिससे भी पढ़ रहे होते हैं अच्छा लगने लग जाता है। लेकिन आप नए के पास जाते हैं, उनके साथ भी यही होता है। आप 2-3 हफ्ते उनके साथ कंटिन्यू करते हैं, आपको उनके साथ रिदम स्टार्ट हो जाता है और आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। नया बच्चे कैमरे बंद कर लेने होते हैं, ये लो मैंने कर दिया है, मैं हर बार भूल जाता हूँ कि कैमरा वगैरह बंद कर दूं, ठीक है। चलो ये बात हो गई, टेस्ट के लिए पढ़ाई करनी है। कोई डाउट कोई शंका और किसी प्रकार की तो बताइए, वरना पढ़ाई शुरू करते हैं आज की।
ओके ठीक है। बच्चों लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा होगा, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क निकालना सिखाया होगा मैंने। क्या फॉर्मूला आया था उसका? वर्क का फॉर्मूला आया था बच्चों nRT डेल टी अपॉन गामा माइनस वन। एक और फॉर्म आई थी इसकी, W इक्वल P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल अपॉन गामा माइनस वन। ठीक है, इसमें अगर किसी को डाउट हो तो बता देना। इससे पहले भी कई सारे वर्क की हमने कैलकुलेशन सीखी थी बच्चों। वर्क की कैलकुलेशन जब हो जाती है तो हमारा फर्स्ट लॉ ना पूरा हो जाता है, डेल यू इक्वल क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, आपने हीट निकालना सीख लिया, आपने डब्ल्यू निकालना सीख लिया। डेल यू जो आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो। इसके अलावा डेल यू का एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रल एम सी वी डी टी। ठीक है, कुल मिलाकर अगर बात करें तो अब तक थर्मोडायनेमिक्स में जितनी भी मेहनत की है वो इन्हीं तीन चीजों के लिए की है, डेल यू क्यू और डब्ल्यू। इसके बाद जो आपके क्वेश्चन, ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपके यहाँ तक जो सिलेबस है उसके अंदर से आपके 50% क्वेश्चन जो बनते हैं वो फर्स्ट लॉ पे बनते हैं। वर्क की कैलकुलेशन करवा सकते हैं, हीट की कैलकुलेशन करवा सकते हैं, दोनों को यूज करके डेल यू कैलकुलेट करा सकते हैं। कुछ भी फर्स्ट लॉ रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। और आपकी इसके अलावा जो टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है वो आता है स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, ये सब थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन आते हैं। पाथ फंक्शन हो गया, इंटेंसिव एक्सटेंसिव, इनके ऊपर सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा इनमें से इंटेंसिव है कौन सा एक्सटेंसिव है। इस टाइप के क्वेश्चंस बच्चों आपके आ सकते हैं। तो अब तक जो है ये बातें हुई। अगर पोस्ट समरी में बात करें, ठीक है, सिलेबस के नाम पे तो बहुत कुछ पढ़ चुके, लगभग 5 लेक्चर यानी 6 घंटे के लगभग पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर आप उसको समराइज करेंगे तो बहुत छोटी सी फॉर्म में इतना हमने पढ़ा है। ठीक है, इसके बाद बच्चों हमें एक चीज पढ़नी है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्या मतलब है बच्चों? डिग्री ऑफ फ्रीडम, हम गैसेस की बात करते हैं, गैसेस के मॉलिक्यूल्स की। तो अगर हमको ये गैस का मॉलिक्यूल उठाए, ठीक है, तो ये ना 3 तरीके के मोशन कर सकता है, ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन और वाइब्रेशनल मोशन। वाइब्रेशनल मोशन, वाइब्रेशनल जो होता है बच्चों वो हायर टेम्परेचर पे सिग्निफिकेंट होता है, हायर टेम्परेचर पे सिग्निफिकेंट होता है। नॉर्मली हम वाइब्रेशनल मोशन के, अच्छा इन तीनों के ना डिग्री ऑफ फ्रीडम आते हैं, क्या होते हैं वो बताऊंगा। इन तीनों के अलग अलग डिग्री ऑफ फ्रीडम आते हैं, उनको जोड़ के हम टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम बताते हैं। तो एक मैंने बता दिया कि जो वाइब्रेशनल है उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग 0 कंसिडर करते हैं, बहुत हायर टेम्परेचर के ऊपर, इसकी वजह से डिग्री ऑफ फ्रीडम आता है। ठीक है, ये होगी वन बात। उसके बाद बच्चों बात करते हैं कि रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन, इनके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे आएगी। बच्चों ट्रांसलेशनल मोशन के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा 3 आती है। क्यों आती है वो बताए तब। देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम का ये मतलब है कि आपका जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कार्टेशियन कुछ ऐसा बोलते हैं इसको, मैथ वाले ज्यादा अच्छे से जानते होंगे। इसके अंदर बच्चों आपका मॉलिक्यूल कैसे कैसे अपना मूवमेंट कर सकता है। ठीक है, फिजिक्स के टर्म्स में बोले तो मोशन को जो है किस किस एक्सिस के अबाउट इसका मोशन अलाउड होता है, वो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। अगर आप देखेंगे, आवाज आ रही है, आवाज आवाज आवाज, हाँ आ रही है, ठीक है। तो बच्चों इसका मोशन किस किस एक्सिस के अबाउट हो सकता है, इन सबको हम काउंट कर सकते हैं, कैसा कैसा हो सकता है उसको काउंट करते हैं। तो ट्रांसलेशनल मोशन के अंदर क्या देखते हैं बच्चों कि इस एक्सिस में क्या कोई चीज चल सकती है, तो उसको एक डीएफ मिल गई ट्रांसलेशनल की। क्या वाई में चल सकती है, तो 2 मिल जाएगी, और 3 भी जेड के लिए मिल जाएगी। हमेशा ट्रांसलेशनल मोशन की 3 ही वैल्यूज आती है डिग्री ऑफ फ्रीडम की, क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूल है किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, एक्स वाई जेड। रोटेशनल में क्या देखना होता है बच्चों, आपने पता नहीं रोटेशन चैप्टर पढ़ा है कि नहीं अभी। रोटेशन चैप्टर अगर पढ़ा होगा तो उसके अंदर बच्चों एक चीज होती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं बच्चों, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी एक्सिस के अबाउट किसी चीज के रोटेशन से आता है। अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये इसके राउंड ऐसे करके एक सर्कुलर पाथ में घूमेगा, तो अगर इसका r डिस्टेंस है और इसका मास कितना है, m है, तो इसका बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है mr²। ठीक है, अगर कोई भी चीज किसी भी एक्सिस के अबाउट घूम रही है तो उसके लिए उसके एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है। अब हम पता है हर जो हम 3 तरीके की चीजों की बात करेंगे, मोनोएटॉमिक, डायटोमिक और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है जी, इनका हमको क्या देखना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है रोटेशनल मोशन में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अबाउट। ठीक है, अब होता क्या है बच्चों, जब आप डिग्री ऑफ फ्रीडम एक मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए काउंट कर रहे हो रोटेशनल की,
तो बच्चों ये जो मोनो एटॉमिक एटम होता है ये इस एक्सिस के ऊपर अगर घूमेगा ना, इसका इससे डिस्टेंस कुछ नहीं होगा क्योंकि हर एक्सिस इसके अंदर से पास होता है, ठीक है। इसके ये मॉलिक्यूल है और इसी के अंदर से एक्स एक्स ये वाई है मान लो, और एक्स भी इसी के अंदर से पास होता है और जेड भी ऐसे करके इसी के अंदर से पास होता है। तो ये कैसे भी रोटेशन करे इसका एक्सिस से कोई डिस्टेंस नहीं आता, और जब तक एक्सिस से डिस्टेंस आर नहीं आएगा तब तक एम आर स्क्वायर की वैल्यू कुछ नहीं आएगी। और हमें अगर रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए तो कुछ ना कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आना चाहिए उस एक्सिस के अबाउट। तो बच्चों अगर यहाँ पे आर की वैल्यू 0 हो जाती है ना तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या जाता है हमारा 0। इस वजह से जब हम मोनो एटॉमिक एटम लेते हैं तो उसके अंदर रोटेशनल जो है हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें नहीं मिलता। अब इसका कंपैरिजन देखो, उसके बाद सबको समराइज करूंगा, अलग से बात करूंगा इसी को अच्छे से समझने के लिए। ये बच्चों मैंने ये वाला लिया था, अब मैं क्या ले रहा हूँ, एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल ले रहा हूँ, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। ये बच्चों एक तो ना वाई एक्सिस के अबाउट घूमेगा, अब वाई एक्सिस के अबाउट घूमेगा तो इसका कुछ कुछ डिस्टेंस आएगा, ठीक है। आप इस एक्सिस को कहीं भी मूव कर लो, इस मॉलिक्यूल के अंदर से कुछ पार्ट उस एक्सिस के बाहर होगा। अगर कुछ पार्ट एक्सिस यहाँ पे मैंने दिखा दिया इधर आर और इधर आर, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं सेम मान रहा हूँ, सेम डिस्टेंस आर पे, तो वाई एक्सिस के अबाउट बच्चों इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, ठीक है। किसी भी टाइम पे अगर आप कह दो कि सर वाई एक्सिस इस मॉलिक्यूल के बीच से यहां से जा रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, इस वाले का डिस्टेंस कितना आ जाएगा 2r, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना हो जाएगा, इसी वाले मॉलिक्यूल के मास m को इसके डिस्टेंस स्क्वायर करना, यानी कहीं से भी हो y एक्सिस के अबाउट इसका एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जब रोटेशनल की काउंटिंग कर रहा हूँ फॉर डाई एटॉमिक, ठीक है, तो उसके अंदर एक तो मुझे मिला अबाउट y एक्सिस, y एक्सिस के अबाउट अगर घूमेगा तो मुझे एक डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलेगा। अब क्या देखो x एक्सिस के अबाउट, x एक्सिस के अबाउट अगर ये मॉलिक्यूल घूमेगा, अगर ये मॉलिक्यूल ऐसे रखा हुआ है x एक्सिस के अबाउट, ठीक है, तो उस केस के अंदर क्या होगा, इस एक्सिस के अबाउट इसको ऐसे रोटेशन कराओगे तो ये एक्सिस बिल्कुल इसके बीच से पास करेगा, इस केस के अंदर r की वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। तो आप जो है कहेंगे कि सेकंड जो है आपको नहीं मिला, एक डिग्री ऑफ रोटेशन जो x से मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। उसके बाद ये मॉलिक्यूल ऐसे रखा है और ये वाली जो एक्सिस हो जेड एक्सिस, इसके अबाउट अगर ये घूमेगा तो इसके लिए जो है ऐसे ऐसे घूमेगा, ठीक है। इस एक्सिस के ऊपर अगर इसको घूमना है, ऐसे ही एक्सिस है और ऐसे ये मॉलिक्यूल रखा हो, इसके अबाउट घूमेगा तो ऐसे ऐसे रोटेट करेगा, और जब भी रोटेट करेगा ये एक्सिस किसी भी एक पॉइंट से इसके निकल सकती है, वहां पे जो कोई मास होगा उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0, लेकिन दूसरा जो मॉलिक्यूल के अंदर एटम है वो तो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा, एक एटम से अगर निकल गया तो दूसरा वाला इससे किसी दूरी पे होगा, तो उसके लिए मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। तो जैसे भी अगर ये मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे रोटेशन करेगा तो जेड एक्सिस के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा। तो बच्चों थर्ड जो है एक और डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल जाएगा मुझे डायटोमिक के केस में रोटेशनल के लिए अबाउट जेड एक्सिस, ठीक है। ये फिक्स नहीं है कि आप डायटोमिक के लिए एक्स बोल रहे हो, वाई बोल रहे हो, जेड बोल रहे हो। ये जब मैंने इस मॉलिक्यूल की ओरिएंटेशन ऐसे मानी अलोंग द एक्स एक्सिस, तब मैंने बताया कि वाई और जेड के अबाउट आएगा। आपका मॉलिक्यूल अगर जेड के अबाउट रखा हो तो जेड में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा, वाई और एक्स में कुछ आएगा। तो ये फिक्स नहीं है कि कौन से एक्सिस के अंदर आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलेगा, लेकिन कितने मिलेंगे ये फिक्स है, 2 मिलेंगे डायटोमिक के लिए, तो मुझे डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलते हैं। ऐसे बच्चों अगर समरी फॉर्म में लिखना चाहे कि किस वाले मॉलिक्यूल के अंदर कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलते हैं, देखो ट्रांसलेशनल तो सबके फिक्स है, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम सबके फिक्स है, 3 ही आएंगे। मुझे किस किस के लिए लिखना है, एक टेबल बना रहा हूं बच्चों, मैं एक टेबल बना रहा हूं जिससे मैं सारे के सारे डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके सामने काउंट करूंगा और फिर नंबर लिख दूंगा कितने आ रहे हैं, ठीक है। मुझे किसकी बात करनी है, टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। पहली बात ये करूंगा ट्रांसलेशनल डीओएफ, ठीक है। उसके बाद रोटेशनल डीओएफ, उसके बाद क्या लिखेंगे बच्चों, टोटल डीओएफ, ठीक है, टोटल डीओएफ। उसके बाद फॉर्मूले आते हैं सीवी का, सीपी का और गामा का इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। ऐसी एक टेबल ऊपर भी बनी हुई है, ये जो ऊपर टेबल बनी हुई है यही टेबल मैं नीचे क्रिएट करूंगा, लेकिन इस टेबल को आपके सामने कैलकुलेट कर करके बताऊंगा तो जो है आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। इसके अंदर जो फॉर्मूले हैं ये तो हमें रटने होते हैं कि सीवी जो है टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम को एफ बोलते हैं, ठीक है। इसके फॉर्मूले यहाँ पे क्योंकि थोड़ी सी कम जगह है साइड में ऊपर लिख देता हूँ जो सबके,
Cv, इसके केस में आता है F/2R, इसके केस में कितना आता है मेरे को याद नहीं है, F/2 + 2R, इस Cp का फॉर्मूला हो गया, Cv का फॉर्मूला होगा, और ये आ जाता है F+2/F। ठीक है, ये वाली चीजें बाद में करेंगे, सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे कि कितनी कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम्स आएंगे। बच्चों सबसे पहले बात करते हैं मोनो एटॉमिक गैस की। मोनो एटॉमिक गैस क्या होता है, इसके अंदर एक एटम होता है, एक एटम। ठीक है, इसके लिए बच्चों ट्रांसलेशनल तो जो है वो मेरी कितनी आएगी, 3 आएगी। रोटेशनल मैंने बताया कि अगर ये आप इसको कहीं भी रख लो, इसकी ओरिएंटेशन कैसी हो, ये मॉलिक्यूल हर बार किसी ना किसी एक्सिस से पास होगा। एक्स से पास होगा तो उसके केस में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा, वाई से पास होगा तो उससे भी 0 हो जाएगा, जेड से भी 0 हो जाएगा। किसी भी एक्सिस के अंदर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं आ पाता है। ठीक है, क्योंकि इसके पास ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे अंदर से अगर ये एक्सिस पास हो गया तो मेरे पास कोई और एटम हो, मैं 2-3 एटम से बनाऊं, वो इस एक्सिस से दूर होंगे तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो लोग ले आए। कोई भी एक्सिस इसके अंदर से पास हो जाता है, कोई और मास इससे दूर इसके पास बचता नहीं है, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 आ जाता है। बच्चों इसके केस में रोटेशनल डीओएफ आती है मेरी 0, टोटल डीओएफ कितनी हो गई 3। ठीक है, अब जो है सीवी, सीवी का बच्चों फॉर्मूला होता है F/2R, तो यहाँ पे F की वैल्यू बच्चों 3 आ गई, तो यहाँ पे CV की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2R। ठीक है, CP की वैल्यू क्या हो जाएगी F+2/2, यानी 3+2/2, 5/2R। ठीक है, 5/2R। CP और CV आ गए। गामा क्या होता है CP/CV का रेशियो, तो या तो आप इन दोनों को डिवाइड कर लो, 5/2R और यहाँ पे 3/2, और ये R से R मर जाएगा, 2 से 2 मर जाएगा, इसका आंसर आना चाहिए 3। या फिर आप उस फॉर्मूले को सीधा यूज कर लो, उस फॉर्मूले में क्या लिख रखा है F+2/F, F+2 क्या हो गया मेरा 3+2, 5/F क्या है 3, 5/3 मेरा आंसर आएगा। आप चाहे इन दोनों को डिवाइड कर लो या फिर फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लो, फॉर्मूला ऐसे ही बनाया है, इन दोनों के फॉर्मूले को डिवाइड कर रखा है, F/2R का डिवाइड कर रखा है F+2/2R के अंदर, CP के अंदर CV का डिवाइड किया। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या बच्चों, ये बताओ मेरे को। डिग्री ऑफ फ्रीडम उड़ रहा हो तो ट्रांसलेशनल तो सबको समझ आ गया होगा, एक्स में भी जा सकता है, वाई में भी जा सकता है, जेड में भी जा सकता है। रोटेशनल में थोड़ा बहुत डाउट आ सकता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, 0 क्यों हो रहा है। हाँ भाई, एक ही बच्चे का रिप्लाई आ रहा है मेरे पास, बढ़िया। हाँ जी सर, तो डाउट है कि क्लियर है, किस चीज के लिए हाँ जी है, नो प्रॉब्लम, तो कोई इश्यू नहीं है, बता दो फिर ना डायटोमिक की कैलकुलेशन कर लेते हैं। ओके ठीक है, क्लियर है। तो अब जल्दी से डायटोमिक और पॉलीएटॉमिक, लीनियर पॉलीएटॉमिक इनकी बात कर लेते हैं। चलिए, दूसरा क्या है बच्चों, डायटोमिक, इसकी बात मैंने कर दी थी। डायटोमिक जो है इसके लिए ट्रांसलेशनल तो 3 ही आएंगी, रोटेशनल कितनी आएंगी 2 आ जाती है। किसी एक एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 आता है, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 5। ये वाली वैल्यूज आप अपने आप कैलकुलेट करके भरते रहना। क्या करना है 5/2R, यहाँ पे 5/2R लिख दो, यहाँ पे 7/2R लिख दो, यहाँ पे 7/5। ठीक है, डिवाइड कर दो। अगली बच्चों बात करते हैं लीनियर पॉलीएटॉमिक। लीनियर पॉलीएटॉमिक का मतलब है बच्चों मोर देन 2 एटम होंगे, मोर देन 2 एटम्स। लेकिन वो कैसे होंगे बच्चों, वो एक स्ट्रेट लाइन में जुड़े हुए होंगे। यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ, मान लो ये 3 है, तो ये जो है ना डायटोमिक जैसी शेप लेके बैठे हैं। इसके केस के अंदर भी जो है आपकी किसी ना किसी एक एक्सिस के अबाउट, ये एक्स एक्सिस में अगर रखा हुआ है तो इस एक्सिस के अबाउट जो है, इसका एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा। यानी रोटेशनल जो आएंगे इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम एक इस एक्सिस के अबाउट आएगी, एक इस एक्सिस के अबाउट होगी, इसकी भी डीओएफ रोटेशन 2 आती है। ठीक है, यहीं पे अगर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल ये जो है इसकी शेप ऐसी देखो कि ये एक्सिस हो गया मेरा, और अगर इसकी शेप ऐसी हो जाती कि मोर देन 2 एटम्स है, अब कोई भी एक्सिस सारे के सारे एटम्स का एक साथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 नहीं कर सकता। कोई भी एक्सिस अगर इस वाले एटम से पास होगा तो ये वाले 2 बच जाएंगे, अगर इस वाले से पास होगा तो ये वाले 2 बच जाएंगे। यानी कि तीनों के तीनों एक्सिस के लिए आपको कुछ ना कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा। तो बच्चों जब आपका ये क्या है नॉन लीनियर है, ये लीनियर नहीं है, ये वाला लीनियर केस है, और ये जो ऐसे करके बनाया, लीनियर का मतलब क्या होता है सीधा एक लाइन। ठीक है, तो ये वाला जो है आपका नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक गैस हो गया, गैस का मॉलिक्यूल। ठीक है, इस केस के अंदर आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ रोटेशन कितनी मिलेंगी 3 मिलेंगी। ठीक है,
ये बात चलो ऊपर चल के लिख देते हैं। ट्रांसलेशनल तो इसके लिए भी 3, नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक, नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक 3, और इसके लिए 2 और इसके लिए 3, आंसर 5 और 6। इनकी वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे। ये वाली वैल्यूज तो सेम आ गई, ठीक है, क्योंकि 5 ही है डी। और इसके लिए क्या आ जाएगा, 6/2 3R, 6 + 2 8/2, यानी कि 4R, 4R और ये हो जाएगा 4/3। ऊपर वाले टेबल से मैच कर लेना, अगर मैंने गलत लिख दिया कोई वैल्यूज कैलकुलेट करके जल्दबाजी में। डिग्री ऑफ फ्रीडम तक बिल्कुल सही है, उसके बाद जो F/2 वगैरह है ये एक बार चेक कर लेना। वैसे तो यही आ रहा है, 8R/2 4R होता है, 6R/2 8/6, ठीक है, 7/5 7/5 7। चलो ये हो गया बच्चों डिग्री ऑफ फ्रीडम। और डिग्री ऑफ फ्रीडम खत्म होने के बाद हमारा फर्स्ट लॉ का पार्ट एक तरीके से कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हमें एंथैल्पी की बात करनी है, ठीक है। ऐसा सीक्वेंस कहीं पे भी कर सकते हैं। एंथैल्पी हम शुरू में भी पढ़ सकते थे, हमने बीच में लिया है। पहले हमने वर्क पे फोकस किया है, जो एक जैसी बात पूरी पूरी खत्म कर ली। एंथैल्पी नई चीज आएगी, इसके अंदर डेल्यू वगैरह होंगे, ठीक है। हाँ करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, मैंने भी चेक कर लिया। आगे चलते हैं। किसी बच्चे को अगर डाउट हो तो मेरे को रोक देना। अब जो है क्लास के अंदर मैंने ऐसे पूछना थोड़े दिन के लिए बंद कर रखा है कि समझ आया नहीं आया, क्योंकि टाइम चला जाता है और सिलेबस मेरे को काफी निपटाना है। तो मैं आगे आगे चलता रहूंगा। किसी को भी डाउट हो तो माइक भी ओपन है, चैट बॉक्स भी ओपन है, मेरे को रोक देना कि सर ये चीज दोबारा बता दो या ये बात समझ में नहीं है, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को बता देंगे। चलिए अब एंथैल्पी की बात करनी है बच्चों। एंथैल्पी क्या होता है, ठीक है, आपने नाम सुना होगा, कई जगह पे इसका नाम सुना होगा। चलिए बच्चों एंथैल्पी क्या है, एक थर ऊपर वाला मेरे को नहीं पता, ठीक है, मैं मतलब स्लाइड से पढ़ के नहीं पढ़ा रहा, जो मेरे को पता है वो बता रहा हूँ। एंथैल्पी बच्चों सिंपली एक थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है, ठीक है। एक्चुअली हुआ क्या, आपका डेल यू जो था वो Q+W था, ठीक है। ये सारे के सारे प्रोसेसेस के लिए था। हमें जब रिएक्शंस होते हैं ना बच्चों, तो हमारा बीकर ओपन टू एटमॉस्फेयर होता है, ओपन टू एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो ये वाली चीजें बहुत ज्यादा चल रही होती है केमिस्ट्री में। और जब ओपन टू एटमॉस्फेयर होता है तो बच्चों आइसोबारिक प्रोसेस बन जाता है, यानी कि प्रेशर कांस्टेंट होगा। तो लोगों ने कहा कि यार कोई और ऐसी क्वांटिटी डिफाइन करो जिससे इन रिएक्शंस को पढ़ना सीधा सीधा इसी के लिए डेडिकेटेड कोई क्वांटिटी बनाई जाए। तो हमने बच्चों एक क्वांटिटी बनाई इंथैल्पी H। इसकी डेफिनेशन क्या दी, U+PV, ठीक है। अभी आगे समझ में आएगा कि क्यों ये प्रेशर के लिए डेडिकेटेड है। पहले तो इसका डेफिनेशन दे दिया, कोई भी एक चीज उठाई कि ना H इसको सिंबल दे देंगे और उसको डिफाइन क्या किया, U+PV। क्या सोच के किया कि जो कांस्टेंट प्रेशर के प्रोसेसेस हैं, यानी कि रिएक्शंस हो रहे हैं, वो कांस्टेंट प्रेशर पे होते हैं, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर से ओपन होता है आपका बीकर वगैरह। तो उनके लिए कहा कि यार इसको समझने के लिए अलग क्वांटिटी बनाई जाए जो इसके लिए डेडिकेटेड हो, ठीक है, जो इसकी हीट को ढंग से समझा सके। अब देखते हैं इसके अंदर ना, आप इसको क्या लिखिए, ये तो मैंने कंप्लीट फॉर्म लिख दी, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, DH = DU + DPV, ठीक है। ये क्या हो गई, डिफरेंशियल फॉर्म। स्मॉल एंथैल्पी, स्मॉल चेंज इन एंथैल्पी इक्वल स्मॉल चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस स्मॉल चेंज इन डीपीवी, ठीक है। मतलब पीवी के प्रोडक्ट के अंदर जो भी छोटा मोटा चेंज आ रहा है, ठीक है, ये इसकी डिफरेंशियल फॉर्म है, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन करना। आपने एंथैल्पी के फॉर्मूले को पार्शियल डेरिवेशन किया और पार्शियल डिफरेंशिएशन करके आपके पास ये फॉर्म आ गई, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर दो। इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो डीएच का इंटीग्रेशन बच्चों बनता है डेल एच, ठीक है। उसके बाद डी यू का इंटीग्रेशन बनता है डेल यू, और डीपीवी का क्या बन जाएगा, डेल पीवी। ये किसके बारे में बात करूं, हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है, दिस थिंग इज कॉल्ड चेंज इन एंथैल्पी। जैसे यू को पहले यू डिफाइन करते हैं, फिर डेल यू लेके आते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ऐसे यहाँ पे हम क्या ले आए, चेंज इन एंथैल्पी, ठीक है। चेंज इन एंथैल्पी का फॉर्मूला आ गया कि आप डेल यू और डेल पीवी को जोड़ दो। डेल पीवी क्या है बच्चों, आपके पास कहीं पे भी आया कि कोई प्रोसेस के अंदर कोई चेंज आया, यहाँ पे P1 V1 ऐसे प्रेशर था, P2 V2 था, तो इस वाले प्रोसेस के लिए अगर आपको डेल पीवी लिखना है, डेल पीवी, तो क्या करोगे, पहला पीवी इनिशियल और पीवी फाइनल, इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस ही तो आएगा आपका डेल पीवी। यानी आप क्या करो, P2 V2 - P1 V1,
इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों, डेल ऑफ पीवी, सिंपली चेंज इन द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, तो ये क्या हो जाता है डेल पीवी। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला आ गया चेंज इन एंथैल्पी का। अब इसको ना एक चेंज करेंगे, उस चेंज से हमें पता चलेगा कि भाई एट कांस्टेंट प्रेशर एंथैल्पी इज वेरी इफेक्टिव एंड गिव्स सम डाटा अबाउट हीट। एंथैल्पी को कई बार हीट बोलने लग जाएंगे, हीट ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को हीट ऑफ फॉर्मेशन बोल रहे हैं। उसका रीजन है, आप देखिए बच्चों, अगर मैं कहूं कि मेरा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, उस केस में क्या होगा बच्चों, पी इक्वल कांस्टेंट, और जैसे पी इक्वल कांस्टेंट होगा तो चेंज से बाहर आ जाएगा, डेल पीवी के अंदर से ये बाहर आके पी डेल भी बन जाएगा, क्योंकि पी के अंदर तो कोई चेंज आ नहीं रहा। आप जो है किसी कांस्टेंट वैल्यू के लिए जब आप ऐसे लिख रहे हो, आपका पी फाइनल क्या है, पी वी टू, और पी इनिशियल क्या है, पी वी वन, तो आप इसको तो कॉमन ही ले लो, सीधा सीधा डेल वी लिख दो, ये डेल वी लिख रखा है। ठीक है, क्योंकि पी कॉमन है हर बार, तो इसको हमने डेल्टा के बाहर ले लिया। बच्चों इस केस के अंदर हमारा डेल पीवी क्या बन जाएगा, पी डेल वी। चलिए डेल पीवी बन गया पी डेल वी। डेल एच को क्या लिखो बच्चों, डेल यू प्लस पी डेल वी। अब डेल यू क्या होता है बच्चों, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, क्यू प्लस डब्ल्यू। Q plus ठीक है, W. बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ये लिखेंगे क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा, पी डेल। अच्छा आइसोबारिक प्रोसेस का वर्क बताओ क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल डॉट डीवी के इंटीग्रेशन से, मैंने आपको बताया था इरिवर्सिबल हो चाहे रिवर्सिबल हो, आपके वर्क का फॉर्मूला आता है माइनस पी एक्सटर्नल डॉट डेल वी, डब्ल्यू इक्वल माइनस पी एक्सटर्नल डॉट डेल वी। यानी सर पी डेल वी की जगह आप यहाँ पे अगर वर्क की जगह रख दोगे माइनस पी डेल वी, और यहाँ पे क्या है पी डेल वी, सर ये दोनों के दोनों मर जाएंगे, आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ हीट बचेगा। यानी डेल एच की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, क्यू, यानी हीट ऑफ रिएक्शन, उस रिएक्शन से जितनी सर भी हीट रिलीज होगी। हाँ जी, सर रिवर्सिबल के लिए तो हमारी वैल्यू मतलब -2.30 इंटू। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए होती है बेटा वो, देखा ऐसे कंफ्यूजन होता अच्छा है। ठीक है, 8 फॉर्मूले होते हैं। हाँ सर, वो मैंने थोड़े दिन क्लास छोड़ दी थी ना, इसलिए ऐसा हो हाँ गया। तो अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग वैल्यू आती है, बिल्कुल -2.303 होती है, लेकिन मैंने किसकी बात करी, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस की, और उसके अंदर भी आप रिवर्सिबल की बात करते हैं, इसीलिए मैंने आपके पी एक्सटर्नल को बोला नहीं और सीधा का सीधा माइनस पी डेल भी लिख दिया, और ये पी क्या है, पी इंटरनल है, मैं रिवर्सिबल की बात कर रहा हूँ, ओ फॉर्मूले ठीक दोनों है पे ठीक है लिखे ठीक थे। है। ठीक है, पी एक्सटर्नल हाँ को पी जी सर, इंटरनल क्लियर हो बिना गया। बोले कर दिया, क्योंकि रिवर्सिबल की बातें कर रहे होते हैं हम, आइडियल बातें करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। तो डेल एच की क्या वैल्यू आ जाएगी बच्चों, सिर्फ क्यू। ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर डेल एच इक्वल क्यू, यानी कि अगर कोई ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आपका प्रेशर कांस्टेंट है, तो वहां पे जो एंथैल्पी चेंज होता है वो उस प्रोसेस के लिए हीट चेंज बताता है कि हीट कितनी रिलीज हुई। तो इसलिए एंथैल्पी को डेडिकेटेड टू ओपन एटमॉस्फेयर प्रोसेस के लिए बोल सकते हैं, या फिर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए। ये आपको सीधे सीधे उस प्रोसेस की हीट बताता है। आपको एंथैल्पी क्या बताता है, एक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस की हीट। आप इसको डेल एच को क्यू पी लिख दो, पी मतलब कांस्टेंट, यानी डेल एच की वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों, कांस्टेंट हीट ऑफ प्रेशर। बिल्कुल हीट एट कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। तो डेल एच की वैल्यू क्या आ गई, क्यूपी। अब क्यूपी की वैल्यू क्या होती है, एन सीपी डेल, डेल टी मतलब डीटी का इंटीग्रल लिख लो, ताकि अगर सीपी वेरी करे तो ये लो, ये आ गया बच्चों डेल एच एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर इसी के अंदर आपका सीपी इज कांस्टेंट, तो बच्चों डेल एच क्या आ जाएगा, डेल एच हो जाएगा आपका एन सी पी QC। डेल टी। हाँ ये हो जाएगा, नहीं डेल टी बन जाएगा, टी का डेल टी बन जाएगा। ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर, बार बार लिख रहा हूँ, कहीं पे ये लफड़ा मत कर देना कि आप डेल एच की वैल्यू क्यू लिख रहे हो और पता चले कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस ही नहीं था, उसने किसी और प्रोसेस के लिए पूछ रखा है, आपने कहा मास्टर ने बताया था हीट के बराबर होता है, खेला खत्म। ठीक है, ये किस चीज के लिए बच्चों, फर्स्ट मैंने बात की किसके लिए, चेंज इन एंथैल्पी कांस्टेंट प्रोसेस प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ये एक फॉर्मूला आया डेल एच के लिए। डेल एच की एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब इसके अंदर देखो स्लाइडों में कुछ कुछ लिख रखा है, कहाँ कहाँ किस किस चीज के लिए लिख रखा है मेरे को पता नहीं। हाँ, एंथैल्पी जो है स्टेट फंक्शन होता है, ये याद रख लेना आप। जो है एंथैल्पी का जो चेंज है पीवी, आप
स्टेट 1 से स्टेट 2 आओ, ये 1 से स्टेट 2, ठीक है। तो आप चाहे ए पाथ से आओ, बी से आओ, सी से आओ, सबके लिए डेल एच की वैल्यू आपको सेम मिलेगी। इसलिए एंथैल्पी क्या होती है आपकी, स्टेट फंक्शन होती है, ठीक है। इसलिए एंथैल्पी आपकी स्टेट फंक्शन होती है, ये पाथ डिपेंडेंट नहीं होती है। ये बात होगी एंथैल्पी के बारे में। अब इसके कुछ और फॉर्मूले देख लेते हैं। एक फॉर्मूला देख लेते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए, हालांकि उसके अंदर फॉर्मूले जैसा कुछ नहीं है। एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या करेंगे, जैसे ऊपर तो प्रेशर को बाहर ले आए थे डेल से, यहाँ पे वॉल्यूम को बाहर ले आएंगे, डेल यू प्लस बी डेल पी, बस इतना ही। इसका कोई आगे इसे चेंज करके नहीं, जैसे उसके अंदर हीट तक पहुंच गए, इसको कुछ चेंज नहीं कर सकते। ये हो गया बच्चों। तीसरा जो फॉर्मूला आता है, ये आता है फॉर केमिकल रिएक्शंस। ऐसे लिखते हैं कि डेल एच रिएक्शन, इंथैल्पी को क्या बोल देते हैं, डेल एच रिएक्शन इक्वल इंथैल्पी एच ऑफ प्रोडक्ट्स। फाइनल इंथैल्पी आपके सिस्टम की क्या हो जाएगी, सारे के सारे प्रोडक्ट्स की इंथैल्पी जोड़ दो, माइनस इनिशियल क्या हो जाएगी बच्चों, रिएक्टेंट्स। डेल एच का यही तो मतलब होता है। आप अगर डेल यू प्लस पी डेल वी की फॉर्म में मत लिखो, आप उसको उसके मीनिंग के हिसाब से लिखो, तो क्या हो जाएगा, एच फाइनल माइनस एच इनिशियल। तो रिएक्शन के केस में हमने इस टर्म्स में लिख लिया, ठीक है। ये आगे काम आएगा जब हम कैलकुलेशन करेंगे हैश लॉ वगैरह से, ठीक है। क्या प्रोडक्ट के अंदर से, हाँ सर ये जो आपने डेल्टा एच रिएक्शन लिखा है, इसमें मतलब एंथैल्पी जो रिएक्शन है उसकी ले ली, फिर आपने प्रोडक्ट्स का अलग और उसमें से रिएक्टेंट्स जो थे उसका माइनस करा है। देखो मेरे क्या करना है, डेल एच का क्या मतलब, डेल एच को रिएक्शन को बोलो, डेल एच का मतलब होता है, डेल किसी भी चीज का क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। हाँ जी तो मैं सर। फाइनल स्टेट की एंथैल्पी लूंगा, फाइनल स्टेट में मेरे पास क्या है, रिएक्शन के अंदर तो प्रोडक्ट ही पड़े होंगे, जो प्रोडक्ट बच्चा हमारा ठीक है। निकला, तो उन सबकी एंथैल्पी जोड़ दूंगा और इनिशियल स्टेट की लिखूंगा। इनिशियल में क्या होगा, मेरे पास रिएक्टेंट्स होंगे, उन हमारा सबकी एंथैल्पी रिएक्टेंट जोड़ जिससे दूंगा। हमने रिएक्शन करवाई है। बिल्कुल, इनिशियल स्टेट में वही होते हैं। तो मैंने फाइनल माइनस इनिशियल के लिए क्या लिख दिया, प्रोडक्ट की एंथैल्पी, उसके अंदर से रिएक्टेंट की एंथैल्पी घटा दो, तो एक ये फॉर्म आ गई फॉर्मूले की, ठीक है जी, ठीक है। आपको क्या क्या करना होता है, आइडियल गैसेस के लिए जो है आपका, सीधे सीधे मैं बता रहा हूँ, फॉर आइडियल गैसेस, आइडियल गैसेस को छोड़ दो, एक होता है फॉर रिएक्शंस। इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, इन्वॉल्विंग फेज चेंज। फेज चेंज का क्या मतलब बच्चों, हो सकता है आपके रिएक्टेंट्स क्या हो, सॉलिड हो, और आपके प्रोडक्ट्स क्या बनने लग जाए। ये वही फॉर्मूले इसमें लिखे हुए हैं, इन पे मैं नहीं ध्यान दे रहा, आप लोग अपने नोट्स में लिखो, सीधे सीधे ये 4 फॉर्मूले लिख लेना, ठीक है। जब आपका फेज चेंज होएगा बच्चों, तो हो सकता है कोई सॉलिड चीज आपकी गैस बन जाए, या कोई लिक्विड चीज गैस बन जाए, मतलब फेज चेंज टू गैस और फ्रॉम गैस। गैस का मेन मामला है, फ्रॉम गैस, ठीक है। तो जब आपके मोल्स ऑफ गैस बच्चों चेंज होंगे, तब उस केस के अंदर मैं क्या करूंगा, आप लिख सकते हो पीवी को एनआरटी। इसके लिए देखिए क्या फॉर्मूला आएगा, डेल एच इक्वल डेल यू प्लस डेल पीवी था, पीवी को क्या लिख दो, डेल यू प्लस पीवी को लिख दो बच्चों एनआरटी, ठीक है। एन किसके, गैस की बात चल रही है, ठीक है, क्योंकि गैस की ही बात चल रही है। जब बच्चों आपके सॉलिड और लिक्विड होते हैं ना, उनका प्रेशर और वॉल्यूम वेरी नहीं करता, सिग्निफिकेंटली वेरी नहीं करता। कोई सॉलिड पड़ा होता है इक्विलिब्रियम में भी देखोगे, उसकी वॉल्यूम वगैरह को हम वेरिंग नहीं मानते। सॉलिड का जो कंसंट्रेशन होता है उसको भी कांस्टेंट मान लेते हैं, क्योंकि उसकी वॉल्यूम चेंज नहीं होती है, तो कंसंट्रेशन भी चेंज नहीं होता है। ऐसा ही लिक्विड के केस में होता है। गैसेस के केस के अंदर क्या होता है, प्रेशर और वॉल्यूम आपके वेरी करते हैं, तो हम गैसेस को ही उन्हीं के मोल्स काउंट करते हैं। तो अगर कहीं पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बदलेंगे, तो उस केस के लिए हम ये फॉर्मूला लिखते हैं, और ये फॉर्मूला आता है बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है, डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी, ठीक है। इस फॉर्मूले के आपके लिए सीधे सीधे क्वेश्चन मिलेंगे कि आपका एंथैल्पी बताओ बढ़ेगा कि घटेगा, अगर आपके मोल्स जो है, मोल्स इंक्रीज, ठीक है, और आपको कह देगा इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज हुई है, तो बताओ डेल एच इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। आप सीधे कह दोगे कि इंक्रीज होगा, क्योंकि मोल्स भी बढ़े और इंटरनल एनर्जी भी बढ़ी है। कह दे कि मोल्स बढ़े हैं और इंटरनल एनर्जी घटी है, ठीक है, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हुई है, तब इस केस के अंदर आप बता नहीं पाओगे
कि डेल एच क्या आएगा, जब तक कि आपको उसकी एग्जैक्ट वैल्यू ना दे रखी हो, ठीक है। रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी इंक्रीज, रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी तो ये होता है ना, सीपी माइनस सीवी इक्वल आर और सीपी बाई सीवी इक्वल गामा। अगर ये पूछ रहे थे तो मैंने लिख दिया, ठीक है। तो बच्चों इसके ऊपर हमारे पास कई क्वेश्चंस आते हैं, मे भी एक क्वेश्चन ऐसा हमने भी डाल रखा है, मुझे याद नहीं स्लाइड में क्या क्वेश्चन है, मैंने देखी नहीं, मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ, 2-3 दिन में याद हो जाएगा क्या क्या लिखा हुआ। तो ये फॉर्मूला है, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसके ऊपर आपके पास कई क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। आप जब जब प्रैक्टिस करोगे आपको पेपरों में भी मिलेंगे कि इसके ऊपर क्वेश्चन मिल रहे हैं। ये तो हो गए बच्चों मेरे 4 फॉर्मूले, इन 4 फॉर्मूलों का हम यूज कर सकते हैं बार बार। अब इनने क्या लिख रखा है कि रिलेशनशिप बिटवीन डेल एच एंड डेल यू, ये कहता है डेल एच और डेल यू का जो रिलेशन है ना, वो फेज चेंज या ऐसे ही केमिकल रिएक्शंस में सिग्निफिकेंट होता है जहां पे आपका फेज चेंज हो रहा हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस बदले। उसका रीजन क्या होता है कि आपका जो सॉलिड और लिक्विड है ना बच्चों, उसके केस के अंदर पी डेल वी जो है, डेल पीवी जो है, ये आपका 0 आता है, क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम ज्यादा सिग्निफिकेंटली चेंज नहीं होते, तो डेल एच और डेल यू बराबर आ जाता है। तो डेल एच की जो वैल्यू है वो सिग्निफिकेंटली हमें कहाँ दिखती है, जब आपके गैसियस मतलब प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स जो है वो गैसियस फॉर्म में होंगे, वहां पे जो है आपको डेल एच के लिए डेल एन जी एक वैल्यू मिलेगी, वो पॉजिटिव मिलेगी, ठीक है, या नेगेटिव मिलेगी, लेकिन आपको 0 नहीं मिलेगी। तो वो जो भी वैल्यू आएगी उससे डेल एच आपका डेल यू के बराबर नहीं आएगा। सॉलिड्स और लिक्विड्स के केस के अंदर डेल पीवी की वैल्यू 0 हो जाती है, इसलिए जो है आपको डेल एच डेल यू के बराबर मिलता है। तो फिर इसकी कोई सिग्निफिकेंस बचती नहीं कि डेल यू ही यूज करना था, आपको डेल एच मतलब डेल यू के बराबर आया, तो डेल एच कोई नई चीज की जरूरत ही नहीं थी। डेल एच की जरूरत पड़ती है जब आपके गैसियस आपके रिएक्शंस के अंदर मतलब गैसियस कंपाउंड हो, मॉलिक्यूल हो, व्हाटसोएवर रिएक्टेड प्रोडक्ट आपके अगर गैसियस होंगे तो ही आपका एंथैल्पी सिग्निफिकेंट होता है। क्यों नहीं होता सॉलिड लिक्विड में, अगर कोई भी पूछे तो आप बोलेंगे कि इसके अंदर डेल पीवी की वैल्यू 0 हो जाती है, क्योंकि सॉलिड्स का प्रेशर और वॉल्यूम इतनी जल्दी इतना सिग्निफिकेंट इतना कम ज्यादा चेंज नहीं होता है, ठीक है। आप उसको डेल पीवी की वैल्यू नहीं लिख पाते हो, 0 आती है, पीवी जो है ऑलमोस्ट सेम रहता है, ठीक है। कोई डाउट है बच्चों इस बात तक अब तक जितनी भी बातें हुई है? 42 हो गए। अब धड़ाधड़ 5-6 टाइप को हीट्स और एंथैल्पी ये पढ़ोगे। अच्छा, मैंने ऊपर बताया कि डेल एच आपका क्यूपी के बराबर आ जाता है, ठीक है। ऐसा कब होता है? कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है, ओके, ये हो गया। और अब जो है आप अलग अलग चीजें ना, अलग अलग टाइप के रिएक्शंस पढ़ेंगे, उनके लिए एंथैल्पी का नाम पढ़ोगे बच्चों। जब आप उनके लिए एंथैल्पी का नाम पढ़ोगे तो वहां पे एंथैल्पी ना लिख के ना हीट लिख रखा होगा। वहां पे हीट क्यों लिखा होता है? जनरली एंथैल्पी को हीट लिखना शुरू कर देते हैं इनवेरिएबली, एंथैल्पी को कभी हीट बोल देते हैं, कभी इंथैल्पी बोल देते हैं, ठीक है। उसका रीजन ये है क्योंकि आपके रिएक्शंस जो है कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहे होते हैं, ओपन बीकर्स के अंदर हो रहे होते हैं, इसलिए उन रिएक्शंस को हम हीट बोलने लग जाते हैं। उन रिएक्शंस की जो एंथैल्पी होगी उसको हीट ऑफ रिएक्शन बोलने लग जाते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा मिले आपको कहीं लिख रखा हो कि हीट ऑफ रिएक्शन इक्वल डेल एच रिएक्शन इक्वल 5 किलो जूल पर मोल, तो ये मत कहना कि सर ये तो Q इक्वल 5 किलो जूल लिखना चाहिए था, हीट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इंथैल्पी को हीट बोलने लग जाते हैं, ठीक है ये दोनों के दोनों अलग, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर इक्वल हो जाते हैं। तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको सिंबल से चेक करना है कि एग्जैक्टली क्या वैल्यू। अगर आपको डेल एच दिया गया होगा तो वो इंथैल्पी होगी, और अगर Q दे रखा होगा तो वो हीट होगी, एक्चुअल हीट होगी, नाम उसका चाहे कुछ भी बोलते रहे, ठीक है। हम जो पढ़ेंगे अलग अलग टाइप ऑफ रिएक्शन के लिए एंथैल्पी पढ़ेंगे, वो क्या होते हैं वो देख लेते हैं। मेरे को भी याद नहीं क्या क्या डाल रखे, नाम है बस, एक अलग तरीके का रिएक्शन आएगा उसकी एंथैल्पी को उसका नाम बोल देंगे। जैसे कि सबसे पहले एक बात करते हैं कि स्टैंडर्ड स्टेट, हमने पता बच्चों हर एलिमेंट की कोई ना कोई एक स्टैंडर्ड स्टेट डिसाइड कर रखी है। कार्बन की क्या बोल रखी है हमने स्टैंडर्ड स्टेट की? ग्रेफाइट है। उसका मतलब क्या है ये बता दूंगा। स्टैंडर्ड स्टेट कह दिया कार्बन की ग्रेफाइट है, ठीक है। सल्फर का कह दिया कि रोम्बिक जो इसकी फॉर्म होती है, सल्फर के लैटिस होते हैं अलग अलग, उनके अंदर से एक रोम्बिक लैटिस होता है। आप 12th में जाके ना सॉलिड स्टेट पढ़ोगे, वहां पे आपको जो है अलग अलग टाइप के लैटिस दिखाए जाएंगे, और तो रोम्बिक ऐसे कर करके टेट्राहेड्रल लैटिस होते हैं। तो कोई एलिमेंट कई कई फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है, तो रोम्बिक जो सल्फर होता है वो इसकी स्टैंडर्ड स्टेट मानी गई। ऐसे बाकी लोगों की भी दिख रखी है। H2 जो है उसकी स्टैंडर्ड स्टेट H2 गैसियस है, Cl2 की क्या है? Cl2 गैसियस है, ठीक है। इनको डिफाइन करने का जो बेसिस होता है
ये इनकी सबसे स्टेबल फॉर्म्स होती है। Cl2 जो है आपका लिक्विड में भी एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन सबसे स्टेबल कब होएगा, जब वो गैस में होगा। ऐसे कार्बन जो है आपका डायमंड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और एक क्या होता है कार्बन का, फ्लोरीन, फ्लोरीन्स वगैरह कुछ होते हैं ना, वो बकमिस्टर फ्लोरीन, या आपने सुना होगा, 10th में सुना होगा, 10th में या 9th में भी इसका डायग्राम होता है फुटबॉल जैसा, ऐसी फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा स्टेबल किसमें, ग्रेफाइट की फॉर्म। इसके अंदर सिर्फ एक एक्सेप्शन है, फॉस्फोरस जो है, फॉस्फोरस की दो फॉर्म्स होती है, या में भी ज्यादा होती है, यहाँ पे दो की बात कर रखी है कि फॉस्फोरस की स्टैंडर्ड स्टेट तो है व्हाइट। अभी तो बताया ही नहीं है, अभी सिर्फ बोला है स्टैंडर्ड स्टेट क्या आगे अभी आएगा। मतलब फॉस्फोरस की स्टैंडर्ड स्टेट है व्हाइट, एक मिनट रुक जाओ अभी समझ आएगा। और इसकी सबसे स्टेबल स्टेट जो है वो है रेड फॉस्फोरस। स्टेबल और स्टैंडर्ड, ठीक है, दो बात होगी। स्टैंडर्ड स्टेट कोई भी एलिमेंट कई स्टेट्स के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है, कार्बन ग्रेफाइट में एग्जिस्ट कर सकता है, डायमंड में एग्जिस्ट कर सकता है, बकमिस्टर फ्लोरीन वगैरह इन फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है। ये इसकी अलग अलग स्टेट्स है, इनके अंदर से एक स्टेट उठाई गई, उसे कह दिया ये कार्बन की स्टैंडर्ड स्टेट है। उस स्टेट का नाम क्या हो गया, स्टैंडर्ड स्टेट, ठीक है जी, उसका नाम क्या होगा, स्टैंडर्ड स्टेट। सिर्फ क्या किया है, कोई अलग अलग फॉर्म्स है किसी एलिमेंट की, उनमें से किसी एक फॉर्म को उठाया, कह दिया इस एलिमेंट के लिए स्टैंडर्ड स्टेट ये होती है। जो भी उठाया, उसके पीछे लॉजिक क्या था, उनने जिस भी चीज को उठा के स्टैंडर्ड कहा, वो किसको उठाया होगा, जो उसकी सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म है, ठीक है। इस बात का एक एक्सेप्शन है कि फास्फोरस के केस में सबसे स्टेबल वाली को स्टैंडर्ड नहीं कहा गया, सबसे स्टेबल रेड होती है, लेकिन स्टैंडर्ड स्टेट कहा गया आपका व्हाइट फास्फोरस को, ठीक है जी, ये हो गया। अब स्टैंडर्ड स्टेट के लिए हमारा एंथैल्पी में क्या लेना देना है, कहते हैं बच्चों अगर कोई चीज अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में, अगर कोई चीज अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में है, इफ एनी matter is in standard state of its constituent elements, its enthalpy H is zero। यानी कार्बन जब ग्रेफाइट फॉर्म में होता है तो इसकी एंथैल्पी जीरो मान लेते हैं, टोटल एंथैल्पी जीरो। ये रेफरेंस होता है, एंथैल्पी जीरो नहीं होती इसकी, क्योंकि हम जो है जैसे डेल यू की, बच्चों कभी वैल्यू जब डेल यू की बात करते हैं इसके अंदर यू फाइनल माइनस यू इनिशियल होता है, हम हमेशा डेल यू की वैल्यू निकाल पाते हैं, कभी यू फाइनल की कोई वैल्यू नहीं बता पाते, हम कभी नहीं बता सकते। मैंने कहा था इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर सकते, ऐसी एंथैल्पी कैलकुलेट नहीं कर सकते। जिन चीजों को बच्चों आप एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते उनमें आप कहीं पे जीरो मान लेते हो, फिर क्या देखते हो, अगर बढ़ी तो नई चीज की एंथैल्पी इतनी हो जाएगी, उसकी आप रेफरेंस में बोल सकते हो। अगर आपके पास दो स्टेट, अगर मैं मानूं कोई भी एक सिस्टम है, देखो कार्बन ग्रेफाइट से कार्बन डायमंड में चला है, ठीक है, मुझसे पूछा कि आप डायमंड की एंथैल्पी बताओ, आप नहीं बता सकते, क्योंकि आपको ना यहाँ का डेल एच तो पता होगा, से 2 है, कुछ भी मान लो, कोई यूनिट नहीं लिख रहा, 2 है, लेकिन आप फिर भी इसकी वैल्यू नहीं बता सकते जब तक आपको इसकी वैल्यू ना पता हो। आपको इसी के अंदर तो दो जोड़ोगे तभी तो ये मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको मान लिया कि ये जीरो है, अगर इसको जीरो बोल देंगे तो इसको 2 बोल सकते हैं। ये क्या होता है, रेफरेंस में होता है, रेफरेंस स्टेट की तरह होता है, बिल्कुल जैसे आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वगैरह वो कहीं पे जीरो मान लेते हैं, इस वाली हाइट के ऊपर जीरो है, इसके ऊपर बढ़ जाएगी, इसके नीचे घट जाएगी, ऐसे करके एंथैल्पी के अंदर, स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर हम जीरो जो है आप एंथैल्पी मानते हो। किसी भी मॉलिक्यूल की, किसी भी चीज की जो उसकी स्टैंडर्ड स्टेट है उसके अंदर जीरो एंथैल्पी मान लोगे, ताकि उसकी अदर स्टेट्स की हम एंथैल्पी पे कमेंट कर सके, रेफरेंस टू दैट स्टैंडर्ड स्टेट, ठीक है जी, ये बात हो गई। चलो अब आगे चलते हैं, कहते हैं स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है बच्चों, इसका सिंबल हो जाता है, बस कुछ भी नहीं है, अब धीरे धीरे सारे के सारे आपको समझ आ जाएंगे, डेल एच एफ। और ये जो ऐसे करके इसके अंदर, इस गोले के अंदर कुछ लिख रखा है, लेकिन ये सिर्फ डिग्री वाला नॉट है, नॉट बोल लो, डॉट बोल लो, जो भी, ये जब लिखा जाता है ये सिग्निफाई करता है स्टैंडर्ड को, ठीक है, और ये करता है फॉर्मेशन, ठीक है। आपके पास डेल एच एफ भी हो सकता है, ठीक है। फर्क क्या होता है, देखो इनकी डेफिनेशन क्या है, आपकी टोटल एंथैल्पी चेंज व्हेन एनीथिंग इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स स्टैंडर्ड स्टेट्स। अगर आपको मीथेन का डेल एच एफ बताना है तो वो क्या हो जाएगा, एंथैल्पी चेंज व्हेन फॉर्म्ड फ्रॉम स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ इट्स एलिमेंट्स। इसके एलिमेंट्स क्या है भाई,
मीथेन जो है CH4 है, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन। अगर मीथेन कार्बन और हाइड्रोजन के स्टैंडर्ड स्टेट से बन रहा हो, स्टैंडर्ड स्टेट कार्बन का क्या है, ग्रेफाइट, और हाइड्रोजन का क्या है, H2 गैसियस। अगर इनसे मीथेन बन रहा है, अगर इनसे मीथेन बनता है, तो उसके लिए जितना एंथैल्पी चेंज आएगा वो क्या कहलाएगा, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। अगर मीथेन की हीट ऑफ फॉर्मेशन बतानी है तो आप बताइए कितना एंथैल्पी चेंज होता है जब वो स्टैंडर्ड स्टेट से बनता है। ठीक है, ये क्या हो गया, हीट ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड कब हो जाएगी, जब 1 मोल के लिए निकाल दोगे। अगर 1 मोल की हीट बता दोगे, हीट या एंथैल्पी जो भी, अब हीट और एंथैल्पी इनवेरिएबली चलेंगे, कहीं पे भी हीट बोल रहा हूं समझ आ रहा है, एंथैल्पी बोल रहा हूं। तो अगर 1 मोल के लिए बता दोगे तो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन हो जाएगी आपके CH4 की, यानी कि ये क्या होती है, 1 मोल एंथैल्पी चेंज when 1 mole of substance is formed from the standard state। साइड वाली चीजें मिटा रहा हूं, इसमें किसी को डाउट हो तो बता देना। हाँ पता नहीं यार, एनसीईआरटी में होगा क्वेश्चन, मेरे को नहीं पता, मे बी ओके, मतलब नहीं याद है मुझे एनसीईआरटी, मुझे सिर्फ इतना ही याद रहता है जो पढ़ाने आता हूँ, पढ़ के आता हूँ। ठीक है, अच्छा इसमें किसी को डाउट आ रहा तो बता दो कि हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है। व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम द स्टैंडर्ड स्टेट्स ऑफ इट्स constituents elements। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। अगर आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन बोले तो क्या बोल दोगे, एंथैल्पी चेंज व्हेन सब्सटेंस इज फॉर्म्ड from standard states of it constituent elements, from standard state of its constituent elements। अब देखो कोई पूछे व्हाट इज स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl, ठीक है, तो क्या आंसर दोगे बच्चों, आप कहोगे इट इज द अमाउंट ऑफ एंथैल्पी चेंज फॉर द बिलो रिएक्शन। बिलो रिएक्शन क्या होगा, आप HCl फॉर्म करोगे, इसके एलिमेंट्स क्या क्या है, H और Cl, इनसे फॉर्म करोगे, बिल्कुल इनके स्टैंडर्ड स्टेट से जब आप इसको बना दोगे, इस वाली रिएक्शन का जो भी एंथैल्पी चेंज आएगा, डेल H ऑफ दिस रिएक्शन इज इक्वल टू, और हाँ नीचे लिख दोगे 1 मोल HCl इज फॉर्म। अगर 1 मोल बनाओगे तब कितनी हीट निकलेगा, ठीक है, दिस इज कॉल्ड डेल H रिएक्शन, जो इसका हो जाएगा दैट विल बी डेल H फॉर्मेशन ऑफ HCl। ठीक है जी, ये होगा। किसी को डाउट है स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन में, डाउट है तो बता देना। आगे चलते हैं, स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन। अब बस वही करना है कि किसी भी चीज का 1 मोल उठाएंगे, उसका कोई रिएक्शन करेंगे, जो टाइप ऑफ रिएक्शन है उसके लिए जो एंथैल्पी चेंज आएगा वो उसका वो वाला टाइप ऑफ हीट कंबशन जो भी ये बोल रहा है उस टाइप की स्टैंडर्ड हीट बन जाएगी। ठीक है, बात क्या करते हैं, स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन, यानी कंबशन की स्टैंडर्ड हीट बतानी है। क्या करेंगे, कोई 1 मोल उठाएंगे, उसका कंबशन कर देंगे, जितना एंथैल्पी चेंज आएगा वो क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन। अगर पूछे स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन ऑफ CH4 बताओ, क्या करोगे, इसका 1 मोल CH4 उठाओ, उसके अंदर जितनी भी ऑक्सीजन चाहिए इसको कंप्लीटली बर्न करने के लिए, ठीक है, H2O। अब इसको CH4 को कितनी चाहिए होती है, 1 मोल CH4, तो 1 के साथ 2 आ रहे हैं, 2 ऑक्सीजन हो गए, और यहाँ पे कितने आएंगे 3, तो 3/2। ये इसकी इक्वेशन हो गई। इस बैलेंस्ड इक्वेशन के लिए जो भी आपका डेल H रिएक्शन आएगा वो क्या कहलाएगा, डेल H कंबशन। अब जो भी सिंबल होता है देख लो, ठीक है, कुछ भी नहीं है। स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन क्या हो जाएगा, जिस भी चीज की पूछिए सर स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन, उसका 1 मोल उठाओ, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबशन, अगर किसी चीज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं, रिएक्ट कराते हैं, तो उस प्रोसेस को
कंबशन बोलते हैं। सर 1 मोल उठाओ, उसका कंबशन कराओ, जितना आपका एंथैल्पी चेंज आएगा वो कहलाएगा स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन। चले भाई आगे। ऐसे इसका कोई पूछे हीट ऑफ कंबशन कितना है, हीट ऑफ कंबशन हो जाएगा, हीट ऑफ कंबशन डेल एच सी हो जाएगा, नॉट नहीं आएगा, वो किसके लिए हो जाएगा, ये 1 मोल के लिए, टोटल जितनी भी आप बर्न करोगे उसके लिए हीट ऑफ कंबशन आ जाएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड किसके लिए होता है, 1 मोल के लिए। चलो हीट ऑफ डिसोसिएशन, हीट ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा भाई साहब, 1 मोल बॉन्ड्स तोड़ने इसके अंदर, 1 मोल बॉन्ड्स ब्रेक करने के लिए, 1 मोल बॉन्ड ब्रेकिंग की डेल एच इज हीट ऑफ डिसोसिएशन। देखो कैसा डिसोसिएशन, आप H2 उठाओ 1 मोल, ठीक है, आप 1 मोल H2 उठा रहे हो, उसके अंदर क्या है, 2 बॉन्ड्स ऐसे होते हैं, एक मोल का अगर आप 2H बना दोगे, ठीक है, एक मॉलिक्यूल को देखो, अगर एक मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं तो एक बॉन्ड टूटता है, यानी 1 मोल मॉलिक्यूल्स को तोड़ेंगे तो 1 बॉन्ड टूटेगा। ठीक है जी, एक मोल मॉलिक्यूल्स को तोड़ेंगे तो 1 मोल बॉन्ड्स टूटेंगे। ठीक है, तो मुझे कितने के लिए बतानी है, 1 मोल बॉन्ड्स के लिए। यहाँ पे याद रहे थोड़ा सा फर्क है, 1 मोल मॉलिक्यूल्स के बारे में नहीं पूछा कि 1 मोल मॉलिक्यूल्स के एटम्स तोड़ने के लिए कितनी एंथैल्पी चेंज आएगी, क्या है 1 मोल बॉन्ड्स तोड़ने के लिए कितनी एंथैल्पी चेंज चाहिए। तो 1 मोल अब आप देख लेंगे कि आपके मॉलिक्यूल के अंदर टोटल कितने बॉन्ड है। अगर यहीं पे मैं आपका CH4 तोड़ने जाता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसका 1 मोल उठा लेता बच्चों, तो उसके अंदर 4 मोल बॉन्ड्स टूट जाते हैं। सी ऐसे देखो, सर मजा आ रहा है मुझे आज छुट्टी के बाद क्लास लेने में। अच्छा ठीक है, ओके, ये हो गए इसके, आपने 4 बॉन्ड तोड़ोगे CH के साथ, ठीक है, CH के 4 बॉन्ड तोड़ेगा, आपको क्या मिल जाएगा, कार्बन प्लस 4H। यहाँ पे आपने 1 मोल मीथेन लिया, ये बात ठीक है, लेकिन आपके बॉन्ड्स कितने टूटे, बॉन्ड्स 4 मोल टूटे, 4। ठीक है, बिल्कुल इस चीज का ध्यान रखना है। जब देखो यहाँ पे यही चीज दिखा रखी है, एक बॉन्ड दिखा रखा है, उसका 1 मोल उठाया तो 1 मोल बॉन्ड टूटेंगे, उसके लिए जो भी कुछ आपका डेल एच आएगा रिएक्शन का, वो क्या कहला जाएगा, डेल एच बॉन्ड, यानी हीट ऑफ डिसोसिएशन स्टैंडर्ड। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। अगली जो है हीट ऑफ फेज चेंज। हीट ऑफ फेज चेंज क्या है, आपकी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर 1 मोल ऑफ, अब यहाँ पे मोल नहीं लिख रखा ना, स्टैंडर्ड की अगर बात करेंगे तो ऑफ कोर्स 1 मोल के लिए आएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड की वैल्यू 1 मोल, लैपटॉप चार्ज लगाना भूल गया, आसपास बंद हो जाएगा, हो गया, ठीक है। 1 मोल सब्सटेंस का फेज चेंज करता हूं, करने पे जो एंथैल्पी चेंज आएगा वो हीट ऑफ फेज चेंज कहलाएगा। यानी 1 मोल आप सॉलिड उठाओ, H2O की बात कर रखी है यहाँ पे, 1 मोल आइस उठाओ, उसको पानी में बदल दो, तो जितना एंथैल्पी चेंज आएगा हीट ऑफ फेज चेंज कहते हैं। जितना एंथैल्पी चेंज आएगा उसको कह देंगे हीट ऑफ फेज चेंज ऑफ वाटर हो जाएगा। ठीक है, वाटर सॉलिड। अब देखो क्या होता है, जब सॉलिड से लिक्विड जाते हो तो हीट ऑफ फेज चेंज HOPC बोल लो, इसका नाम क्या हो जाता है, डेल एच फ्यूजन। ठीक है, डेल एच, डेल फ्यूज एच ऐसे लिख देते हैं। अगर जो आपका लिक्विड से गैस में जा रहा है तो उसको बोलते हैं डेल एच वेपराइजेशन। ठीक है, जो भी है शॉर्ट के अंदर वेप लिख दो। ठीक है, और अगर आपका सीधा सॉलिड से गैस में जाता है बच्चों, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन, तो ये हो जाता है डेल एच सब्लिमेशन। ठीक है, हीट ऑफ फेज चेंज के अलग अलग नाम हो जाते हैं। होता क्या है हीट ऑफ फेज चेंज, 1 मोल का अगर आप फेज चेंज कर दो तो कहलाता है हीट ऑफ फेज चेंज। ठीक है, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फेज चेंज कहलाएगा। अभी स्टैंडर्ड और ये सब ना स्लाइड्स के अंदर गलती है, यहाँ पे स्टैंडर्ड होना चाहिए, स्टैंडर्ड वैल्यू आएगी तो आपका 1 मोल के लिए होगा, जहां भी स्टैंडर्ड लिखा होगा वहां पे 1 मोल के लिए, और अगर स्टैंडर्ड नहीं है इसका मतलब टोटल जितने का भी चेंज कर रहे हो। ठीक है, ओके, आगे जो बच्चों ये ऐसे करके बता रखा है कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू सब्लाइम 1 मोल ऑफ सब्सटेंस एट कांस्टेंट टेंपरेचर एंड 1 atm प्रेशर। वो वही है कि जो भी उसकी स्टैंडर्ड जो वैल्यूज होते हैं, जैसे आपका डेल एच फ्यूजन की जब बात की जाएगी तो आप 1 atm प्रेशर लोगे, ये कंडीशंस होती है। बाकी फेज चेंज करने की कंडीशन है, सिंपल सी बात, हमें तो ये पता है कि फेज चेंज करने के ऊपर जितनी एंथैल्पी आएगी वो आपकी कहलाएगी एंथैल्पी ऑफ हीट फेज चेंज या हीट ऑफ फेज चेंज। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो, अलग अलग नाम दे रखे हैं, कुछ भी नहीं है। एवरेज
हीट ऑफ डिसोसिएशन क्या है? एवरेज हीट ऑफ डिसोसिएशन। मैंने आपको CH4 का ऊपर एग्जांपल बताया, मैंने कह दिया कि उसके अंदर 4 मोल बॉन्ड्स टूटते हैं। तो ये क्या कहता है कि जब आपका पहला बॉन्ड टूटेगा CH4 से बच्चों आपको क्या मिलेगा? CH3+H। तो डेल H की कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है, कुछ एंथैल्पी चेंज आएगा। उसके बाद बच्चों जब दूसरा मोल टूटेगा बॉन्ड्स का, दूसरा मोल टूटने का मतलब 1 मोल हाइड्रोजन बाहर आ जाए। इस केस के अंदर बच्चों एंथैल्पी की वैल्यू अलग होगी क्योंकि रिएक्शन अलग है। ऐसे बच्चों CH2 से CH बनेगा, यहाँ पे डेल H3 आ जाएगा और यहाँ पे क्या बनेगा? CH से C+H, यहाँ पे डेल H4 आ जाएगा। तो एवरेज हीट ऑफ डिसोसिएशन क्या है? एवरेज हीट ऑफ डिसोसिएशन, इसको क्या लिख रहे हैं? डेल मीन बॉन्ड। ये कहता है इन सबको जोड़ के और जितने भी आपने वैल्यूज जोड़े हैं उतने नंबर का डिवाइड कर दो। तो क्या करना है? डेल H1, डेल H2, डेल H3 जितने भी बॉन्ड है उन सबको, उन सबके एंथैल्पी चेंज को जोड़ो और जितनी बार था उससे डिवाइड कर दो। तो CH4 के लिए एवरेज हीट ऑफ डिसोसिएशन क्या आ जाएगी? आपने इसके 1 मोल बॉन्ड्स तोड़ने की बात करी एवरेजली, इसके अंदर टोटल कितने मोल टूट गए? आपने मीथेन को तोड़ा, इसके अंदर 4 मोल बॉन्ड टूट गए, ठीक है। उन सब बॉन्ड्स के टूटने के लिए अलग अलग एंथैल्पी चेंज आया होगा। ये क्या कहता है? 1 मोल का बताओ, 1 मोल में कितना चेंज आया होगा? 1 मोल में चेंज इन एंथैल्पी। तो आप कहोगे यार हर एक के लिए अलग अलग आया है, ठीक है, तो कहते हैं एवरेज बता दो। तो हम क्या करते हैं? चारों के एंथैल्पी चेंज को जोड़ते हैं और उसके अंदर 4 का डिवाइड दे देते हैं। तो 1 मोल बॉन्ड्स तोड़ने के लिए आपके पास एवरेज वैल्यू आ जाती है, उसको बोल देते हैं एवरेज हीट ऑफ डिसोसिएशन, डेल मीन बॉन्ड H। स्टैंडर्ड वैल्यू यहाँ पे भी स्टैंडर्ड लिखना चाहिए यार, 1 मोल की बात चल रही है, ठीक है। ओके आगे चले, कुछ भी नहीं है, जो भी टाइप का रिएक्शन है वो मतलब उसके हिसाब से आप उसका मतलब बता देंगे क्या कौन से रिएक्शन की आपकी इंथैल्पी बतानी है। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की बात कहाँ होती है बच्चों? आप क्या करेंगे? आपके पास 1 मोल H+ और 1 मोल OH-, ये दोनों आएंगे। ये कहाँ से आते हैं बच्चों? H+ आता है मेरा एसिड से और आपका और OH- OH कहाँ से बेस। आता है? बेस से आता है। ये सिंपली एसिड बेस रिएक्शन है, ठीक है। इट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड बेस जब रिएक्शन करते हैं तो ये साल्ट, ये तो सिर्फ H2O बनाएगा क्योंकि मैं सिर्फ H+ और सॉल्ट प्लस OH लिखा हूं। वाटर। हाँ बिल्कुल, इसके अंदर क्या बनना चाहिए? साल्ट प्लस वाटर बनना चाहिए। वो कब बनेगा? आप 1 मोल HCl लो और आप 1 मोल NaOH लो, तब क्या होगा? आपके पास NaCl तो सॉल्ट बन जाएगा और आपके पास क्या बनेगा? H2O वाटर, ठीक है। तो इस रिएक्शन के लिए जो एंथैल्पी चेंज आएगा, डेल H रिएक्शन इज कॉल्ड, 1 मोल के लिए ये क्या जाएगा? स्टैंडर्ड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। इस चीज को क्या बोल देते हैं? स्टैंडर्ड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है भाई। यहां तक किसी को डाउट है तो बताएं। स्टैंडर्ड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, बस थर्मोकेमिकल इक्वेशन वगैरह, ये अलग अलग टाइप की यार हीट्स हो गई, पढ़ लेना, स्लाइड्स के अंदर लिख रखी है। कुछ डाउट आए तो इसमें कुछ डाउट नहीं आ सकता। क्या करना है? जो भी टाइप ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्शन लिखो, उसकी जो भी एंथैल्पी चेंज है बता दो, वो क्या कहलाएगा? उस टाइप ऑफ रिएक्शन का स्टैंडर्ड हीट कहला जाएगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या हो गया? 1 मोल H+ लो, 1 मोल OH- लो। ये कहां से आएंगे? 1 मोल NaCl और 1 मोल H+ से आएंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड से लेना होता है बच्चों। अगर यहीं पे आप कोई वीक एसिड उठा लोगे ना, जैसे कि अल्कोहल, अगर आप 1 मोल अल्कोहल C2H5OH उठा के ला रहे हो, उसको NaOH से रिएक्शन कराओ तो वो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा, थोड़ा सा C2H5 आपके इसमें बीकर में बच जाएगा। तो उस केस के अंदर हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन नहीं मिलेगी उस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज, क्योंकि वो कंप्लीटली रिएक्ट नहीं करता है। हमें कंप्लीट रिएक्ट कराना होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे सीधा H+ लिख दिया, कोई एसिड प्लस बेस नहीं लिखा, वरना आप मिस्टेक कर सकते हो। अगर वीक एसिड का रिएक्शन हुआ तो 100% जो न्यूट्रलाइजेशन नहीं होता, या वीक बेस ले लिया आपने तो भी नहीं होएगा। सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब मिलते हैं तब 100% न्यूट्रलाइजेशन होता है। उस केस के अंदर जो एंथैल्पी चेंज आएगा बच्चों, स्टैंडर्ड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहलाएगा, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक है, किसी को कोई डाउट्स है तो बताएं। तो आज की आप लोगों की क्लास से मैंने ये एनालाइज किया। रिकॉर्डिंग तो मुझे देनी पड़ेगी, एक काम करूंगा एक्स्ट्रा क्लास लगा दूंगा संडे को और उसकी रिकॉर्डिंग